Students, today we shall discuss about remaining part of mole fraction. Firstly, you know what is mole fraction. Mole fraction is the ratio of number of mole of a component to the total number of mole of the component present in the solution. It is represented by a Greek letter chi. This is equal to number of mole of the given component, number of mole of given component upon total number of moles in the solution. Total number of moles in the solution. ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन क्या है? एक रेशियो है. किसका रेशियो है? जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है. जैसे हम कहें कि कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ए और बी से मिलकर बना है. ए और बी मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं. ए का Na मोल है, बी का Nb मोल है, और ए टोटल नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूशन का जो टोटल नंबर ऑफ मोल है वो Na प्लस Nb है. अब हम कहें कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स ए इज इक्वल टू लिख देंगे हम, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb. फिर हम देखें इन दोनों मोल फ्रैक्शन को हम सम करते हैं तो क्या मिलता है, इसको और इसको सम कर देते हैं तो क्या मिलता है, एक्स ए काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb. दिस इज इक्वल टू हो जाएगा Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb इक्वल टू 1. तो यहाँ तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या देख पाया गया कि दो कंपोनेंट से अगर मिलकर के सोल्यूशन बना हुआ है तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जब हम सम करेंगे तो 1 के बराबर मिल रहा है. यानी अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हमको मिल जाए या दिया गया हो क्वेश्चन में, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम 1 में से इसके मोल फ्रैक्शन को हम माइनस करके प्राप्त कर लेंगे. ऐसे ही मान लीजिए अगर यह सोल्यूशन दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है तो क्या करेंगे हम, जितने भी कंपोनेंट होंगे सबके नंबर ऑफ मोल को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे. फिर क्या करेंगे, अगर जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, मान लीजिए इसका ही निकालना हो, तो इसके मोल फ्रैक्शन को टोटल नंबर ऑफ मोल जो मिलेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे. फिर इसका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ऐसे ही इसका मिल जाएगा, ऐसे ही अगला जो तीसरा वाला जो हम चूज करेंगे उसका मिल जाएगा. तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन. इस मोल फ्रैक्शन में आप एक चीज़ और आप देख रहे हो कि मोल फ्रैक्शन में कहीं भी वॉल्यूम का कोई टर्म्स नहीं है, सिर्फ एक क्वांटिटी की बात की जा रही है. मोल क्या है, मोल एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल दैट इज रिलेटेड विद द क्वांटिटी. ओके, हम क्वांटिटी की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. मोल फ्रैक्शन को हम टेम्परेचर से के द्वारा चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ पार्ट्स पर मिलियन, ppm जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन. ध्यान दीजिए, यहाँ इसको पार्ट्स ऐसे लिखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, कैपिटल में रहेगा तीनों क्योंकि ppm लिखे हैं. पार्ट्स पर मिलियन.
देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, कहाँ यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो कंपोनेंट है उनका बहुत ही कम अमाउंट है, जिसको हम ग्राम में इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम पीपीएम, वहाँ पर क्या होता है पीपीएम का यूज़ करते हैं। जैसे आप गैस की सॉल्युबिलिटी की बात देखते हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, या जहाँ पर भी कुछ कई जगहों पर आप देखोगे जहाँ अमाउंट कम होगा, कुछ बाटल पर भी लिखे रहते हैं, जो आप बेवरेज प्रोडक्ट कुछ खाते पीते हो या मान लो कहीं बाहर से आता है, तो उसमें भी बहुत ही कम अमाउंट, बहुत कम अमाउंट करके दिखाया जाता है। तो देखो पीपीएम है क्या, पीपीएम को हम डिफाइन कैसे करते हैं। द ppm is defined as the mass of the solutes present in 10 to the power of 6 parts by mass of the solution। यानी कि अगर हम किसी सोल्यूशन के 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट उसके मास के अकॉर्डिंग कर लें, यानी जो मान लीजिए कुछ मास है, उसका सोल्यूशन का टोटल मास है, उसको हम 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट कर दें उस मास को। अब उस मास में से जितना पार्ट मास सॉल्यूट का होगा वो पीपीएम में उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। जैसे हम कहें कि इसको लिख सकते हैं पीपीएम इज इक्वल टू पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट। मतलब अगर हम एक पार्ट लेते हैं तो जितना पार्ट होगा वो रेशियो हो गया, लेकिन हम कितने पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट। अब 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट में जितना पार्ट मास का होगा, सॉल्यूट के मास का जितना भी पार्ट होगा उस मास का, उसको हम उसका क्या बोलेंगे पीपीएम में कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का कहेंगे। जैसे मान लीजिए 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट कोई भी मास हमने ले लिया और उसको 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट कर दिया, 10 टू द पावर ऑफ 6 पार्ट मास से कर दिया। अब उसमें कितना पार्ट वो प्रेजेंट है वो उसका पीपीएम में हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। नो अब देखिए, अब तक जितने भी हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी ले लें कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंस है, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं है। तो पहले हम आपको इस पेज पर लिखे हैं दिखाने के लिए इस पेज पर लिखे हैं, सारे टर्म्स को एक साथ लिखे हैं। आप इसमें से देखिए कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स जो है टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं, कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है ये मास परसेंटेज W/W। इसमें देख रहे हैं आप मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या है, ऊपर है मास ऑफ सॉल्यूट है, नीचे भी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है, नीचे इधर भी क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है, इधर 100 है। तो इसमें इस फार्मूले में सभी के सभी टर्म्स जितने भी आप देख रहे हो सभी के सभी क्या है मास है, कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। जैसे अगर हम कहें इस पेन की ही बात करें कि ये पेन अगर 5 ग्राम का है तो ऐसा नहीं है इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो इसका मास जो है 2 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी मास इसका जो भी है वो क्या है फिक्स रहेगा, मास टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगा। दिस इज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम सोल्यूशन का बढ़ जाता है, टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो वॉल्यूम टेम्परेचर का कम हो जाता है। तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर से अफेक्टेड है, टेम्परेचर से का इफेक्ट जो है वॉल्यूम पर तो पड़ेगा लेकिन मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस टर्म्स पर हम देखें जो मास परसेंटेज का टर्म्स है, इसमें कोई भी मतलब फार्मूला में कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं ली गई है जो टेम्परेचर से अफेक्टेड हो रही हो, जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। यानी कि ये वाला जो टर्म्स है
इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसकी बात हम देखें, ये क्या है, डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए इसमें वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। इसकी बात अगर हम करें ग्राम पर लीटर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम पर लीटर मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें वॉल्यूम का भी टर्म आ गया। तो जब वॉल्यूम का टर्म इसमें आ गया तो ये भी इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये वाला चीज़, ये वाली जो टर्म्स है इसकी वैल्यू बदल सकता है। फिर हम देखें मोलारिटी, देखें मोलारिटी में भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला तो क्वांटिटी से संबंधित है, मास से संबंधित है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है, ये किससे रिलेटेड है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तो इस कारण ये भी क्या होगा, ये क्वांटिटी भी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस। और इसमें ये वाला देखो आप, मोलारिटी है, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, मास ऑफ सॉल्वेंट 3 किलोग्राम है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया, वो पढ़ाते समय आपको बताया था कि यही एक लौता क्वांटिटी है मोलालिटी जिसमें हम नीचे सॉल्वेंट का टर्म्स लेते हैं, सॉल्वेंट से रिलेटेड टर्म्स लेते हैं, जो अभी तक पढ़ाए हैं, मतलब जो आप लोगों के सिलेबस में भी है। बाकी सब में क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ पर भी सोल्यूशन का है, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर भी सोल्यूशन है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पूरा क्या मिल करके हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, इसमें भी क्या है, सोल्यूशन से रिलेटेड है, इसमें भी क्या है, सोल्यूशन से रिलेटेड है, सोल्यूशन, इसमें भी क्या है, सोल्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि नीचे वाला टर्म्स क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सोल्यूशन से रिलेटेड, लेकिन इस मोलालिटी में क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये ध्यान में रखिए। अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं जब भी क्वेश्चन दिया जाता है होम एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। पीपीएम में देखिए इसको, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट, ये क्या कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो पूरा ये क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो अब फिर आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आप बता सकते हैं इसमें क्लियरली। जैसे आप देख रहे हो कि ये मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पीपीएम है, ये जो है, ये वाला जो चीज़ है, ये क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और बाकी जहाँ भी वॉल्यूम का टर्म्स है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, now students, at last I request to you, all of you, आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पृथ्वी पर जनजीवन को सामान्य बनाने में सहयोग करें। जहाँ तक संभव हो आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।